अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1929 में हबल अपनी लैब में बैठे टेलीस्कोप के ज़रिए दूर गैलेक्सीज का मुशाहिदा कर रहे थे। उन्हें साथ साथ हैरानी भी हो रही थी क्योंकि वो जितनी भी दूर की गैलेक्सीज को देखते थे वो उनको लाल रंग की नज़र आ रही थी। वो हैरान थे कि आखिर ये लाल रंग कहाँ से आ रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वो इस सवाल से परेशान थे और फिर अचानक उनका ख्याल गया डॉपलर इफ़ेक्ट की तरफ। डॉपलर इफ़ेक्ट हम साउंड वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स में ऑब्ज़र्व करते हैं। जब भी हमारी तरफ एम्बुलेंस आती है तो उसके हमारी तरफ आने के साथ साथ उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है और जब वो हमसे दूर चली जाती है तो उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हल्की होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर साइंसी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जब वो हमारी तरफ ट्रेवल कर रही है, जो कि सोर्स है, तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जब सोर्स लिसनर की तरफ जाती है तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, इस वजह से हमें तेज़ आवाज़ आती है। और जब वो हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और इस वजह से उसकी आवाज़ हल्की होती है। इस किस्म का पैटर्न हमें नज़र आता है जिसे डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। और बड़े अरसे तक ये समझा जाता था कि डॉपलर इफ़ेक्ट तो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स पर अप्लाई होता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रोशनी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डॉपलर इफ़ेक्ट काम करता है तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा, हम यहाँ पर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं जो कि सारा का सारा वेवलेंथ में बनाया गया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, गैमा वेव सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स होती हैं, इसलिए आपको उनकी वेवलेंथ कम नज़र आएगी, 10 की ताकत -16 नज़र आएगी। जबकि रेडियो वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स हैं और आपको उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी नज़र आएगी। तो आपने स्केल का ध्यान रखना है। इस ग्राफ से हमें, इस पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि नीले रंग की रोशनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। अगर सिर्फ विजिबल लाइट में हम देखें तो नीली रोशनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखती है और लाल रंग की रोशनी फ्रीक्वेंसी कम रखती है। तो मैं अगर किसी दूर की गैलेक्सी को देख रहा हूँ और उससे मुझ तक नीली रोशनी पहुँच रही है, यानी वो मुझे नीले रंग की नज़र आ रही है, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि वो गैलेक्सी आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है, इसलिए उससे निकलने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है और वो नीले जोन में जा रही है। अगर एक गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे आने वाली रोशनी की फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी और वो लाल रंग की आपको नज़र आएगी। हम जब इन रोशनियों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्पेक्ट्रम की दुनिया में, तो वहाँ पर भी हमें शिफ्ट नज़र आती है। मैं आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको मेन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो वो ब्लू शिफ्ट हो जाती है, उसका स्पेक्ट्रम ब्लूइश साइड पर चला जाता है। और जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही होती है तो वो लाल रंग की तरफ मूव करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट होता है, इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। इस तस्वीर में देखिए तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक गैलेक्सी एक तरफ को मूव कर रही है और अगर आप उस तरफ से उसको देख रहे हैं तो वो आपको नीले रंग की नज़र आएगी, क्योंकि वो आपकी तरफ मूव कर रही है, रोशनी कंप्रेस हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप उसके मुतज़ाद तरफ से उसको देख रहे हैं तो वो आपको लाल रंग की नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे दूर जा रही है और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो जो दूर गैलेक्सीज थी वो लाल रंग की नज़र आ रही थी। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमारी वो गैलेक्सीज हमसे ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही और जो करीब की गैलेक्सीज थी वो हमसे कम तेज़ी से हमसे दूर जा रही हैं। अगर आप एक गुब्बारे पर 2 निशान लगा लें और उसमें हवा भरना शुरू कर दें तो जैसे जैसे गुब्बारा एक्सपेंड करेगा, फूलेगा, वो 2 पॉइंट आपस में दूर होते जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। अगर कोई चीज़ मुस्तकबिल में एक्सपेंड कर रही है तो वो माजी में कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, यानी उसका एक नुक्ता आगाज़ होता है, उसकी शुरुआत होती है, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ टाइम ने जन्म लिया और हमारी कायनात ने भी जन्म लिया। बिग बैंग के बारे में या इसको इनडायरेक्टली बताने में आइंस्टाइन ने बहुत मदद की, लेकिन आइंस्टाइन अपनी इक्वेशंस को सही समझ नहीं सके और उन्होंने यूनिवर्स की एक्सपेंशन को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक और साइंसदान जिनका नाम है जॉर्ज लेमायर, उन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में ही बिग बैंग की प्रेडिक्शन कर दी थी कि हमारी कायनात वजूद में आई है, और बाद में हमें पता चला कि वो 13.7 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी और उसका एक आगाज़ है जहाँ पर एक धमाका हुआ और फिर उसी सेकंड में, जो पहला सेकंड है, उस सेकंड में इन्फ्लेशन हुई, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। बिग बैंग पर भी बना चुका हूँ और इस पर भी बना चुका हूँ। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि उस वक्त यानी पहले हिस्से में ट्रिलियंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड में ऐसे अज्जा बनने शुरू हो गए थे जिनसे बाद में एटम बने और फिर हमारी गैलेक्सीज बनी। ये वो जगह है जहाँ पर क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का एक सूप बन रहा है जिसे कॉस्मिक सूप कहा जाता है, यानी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पैदा हुए। तो मैं आपको यहाँ पर वो स्टेज दिखा रहा हूँ यूनिवर्स की जब ये पैदा हुआ और उसके बाद इन्होंने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनाए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्वार्क्स होते हैं और ग्लूऑन्स होते हैं, और फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने एटम्स बनाए, मॉलिक्यूल्स बने, और इस तरीके से फिर हमारे पास कम्प्लेक्स यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तो मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल दिखाता हूँ, और आप स्टैंडर्ड मॉडल में देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन के लिए क्वार्क्स हैं और उनके बीच में फोर्स कैरियर चेंज होते हैं जिन्हें ग्लूऑन कहा जाता है। तो क्वार्क्स जब फोर्स कैरियर यानी ग्लूऑन्स को एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का इंटरेक्शन बनता है, जिस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस सूप को पढ़ने के लिए हम दोबारा जाएंगे सन की तरफ, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ लैब्स में मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी लैब है, एक ऐसा डिटेक्टर है, मैंने आपको बताया था कि LHC में मुख्तलिफ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पर कोलिजन्स करवाई जाती है, उनको डिटेक्ट किया जाता है, जिसका नाम है एलिस। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। तो जैसे आपको नाम से पता चलता है ये आयन्स को कोलाइड करता है, आयन्स को एक दूसरे से टकराता है और फिर उनके रिजल्ट्स देखता है। और इसी तरीके से इसमें हम बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को भी देख रहे हैं। ये कोलाइडर 26 मीटर लेंथ रखता है और 16 मीटर ऊंचा है, तो ठीक ठाक इसकी डायमेंशंस हैं। हम क्यों क्वार्क्स को पढ़ना चाहते हैं? एक तो ये कि वो प्रोटॉन बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, हमें इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ हमने आज तक क्वार्क्स को अलग आइसोलेटेड नहीं देखा। वो जब भी हमें नज़र आते हैं तो वो बंचेस में नज़र आते हैं और ग्लूऑन्स के साथ नज़र आते हैं, लेकिन हमने कभी भी इंडिविजुअली किसी क्वार्क को नहीं देखा। लेकिन ये वो ज़माना है बिग बैंग के बाद जब इंडिविजुअल क्वार्क्स एग्जिस्ट करते थे। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, आइसोलेटेड क्वार्क्स कैसे काम करते थे। तो जब हम अपनी यूनिवर्स की तरफ देखते हैं तो हमारी यूनिवर्स ने सिंपल फॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स फॉर्म लेना शुरू कर दी। आप यहाँ पर नीला एरो देख रहे हैं, तो नेचर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर हम आज की चीज़ों को स्टडी करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा किसी भी चीज़ के तय में जाना। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटेशन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स बहुत सिंपल होती थी। तो अगर हमने क्वार्क्स को स्टडी करना है, ग्लूऑन्स को स्टडी करना है, क्योंकि हम एटम में भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फिर आगे क्वार्क्स की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एटम की गहराई में जा रहे हैं इसी तरीके से हम वक्त में पीछे जाना चाहते हैं। हम वो एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं, वो कंडीशंस लाना चाहते हैं जहाँ पर ये प्रिमिटिव सूप मौजूद था। तो हम
सिंपल फॉर्म स्टडी करना चाहते हैं यूनिवर्स की, और इस फॉर्म को हम एलिस में स्टडी कर रहे हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा साइंसदान काम कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की खबर है कि यहाँ पर जो 40 मुल्क काम कर रहे हैं उनमें से पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तानी साइंसदान भी काम कर रहे हैं। तो इस नक्शे में आपको पाकिस्तान भी नज़र आएगा, जो कि एक खुशी की बात है। तो हम 2 किस्म की कोलिजन्स करवाते हैं एलिस में। पहली कोलिजन है आयॉन्स की, और इसमें हम लेड आयन का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर डेलिफ कोशलर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि एक सोर्स लेके खड़े हैं। ये आयॉन्स की सोर्स है, लेड के आयॉन्स की सोर्स है। तो हम लेड के आयॉन्स को आपस में टकराते हैं और फिर प्रोटॉन्स को भी आपस में टकराते हैं, आयॉन्स और प्रोटॉन्स को भी आपस में टकराते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और जब हम ये कोलिजन्स करवाते हैं, स्पेशली जब लेड की कोलिजन होती है, तो ये कोलिजन सूरज की जो टेम्परेचर हैं उससे 5 लाख टाइम ज़्यादा गर्म होता है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव किस्म की कोलिजन होती है। लेड को जब हम लेड से कोलाइड कराते हैं तो हम पोस्ट बिग बैंग कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कोलिजन से, एक कोलिजन से 10,000 पार्टिकल्स जन्म लेते हैं और फिर उनको स्टडी भी करना है और आगे उनको डिटेक्ट भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रोटॉन कोलिजन में बहुत थोड़े पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, लेकिन जब आयॉन्स आते हैं, बड़े आयॉन्स आते हैं और उनकी कोलिजन होती है तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, जिनको स्टडी करने के लिए हमें अच्छे खासे डिटेक्टर्स चाहिए। तो इसलिए हमें एलिस की ज़रूरत है, और एलिस में 18 डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, जो कि सारी की सारी विकीपीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको उनके जो बड़े सेट्स हैं वो यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोलिजन हुई और उसमें से सब पार्टिकल्स बाहर निकले और आपने मेजर करना है। तो एक तरीका ये है कि आप उनके मोमेंटम को मेजर करें। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, तो आप उनके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हेलिकल फॉर्म में स्वेल करते हुए जाते हैं। तो आपको कई जगह पर एलिस की तस्वीरें आएंगी नज़र, जहाँ पर आपको ऐसे पार्टिकल जाता हुआ नज़र आएगा, स्वेलिंग पार्टिकल नज़र आएगा। तो आप समझ लें कि ये वो पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट है। तो पहली चीज़, हम ऐसे डिटेक्टर्स बनाते हैं जो कि मोमेंटम को डिटेक्ट कर सकें। दूसरा, हम ट्रैकिंग डिटेक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पर मैं बैरल ट्रैकिंग की बात करूँगा, जो कि उनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट कर सकें। तो ऐसे पार्टिकल्स अगर जनरेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, तो हम उनकी चार्ज के ज़रिए उनको ट्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का एक पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, जो कि उनको प्लॉट करता है और उनके पाथ को कम्प्लीटली जनरेट करता है। इस सिस्टम में भी मुऑन्स को डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए ख़ास चैम्बर बनाया जाता है जिसे मुऑन चैम्बर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास कैलोरीमीटर्स भी लगे होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जनरेट होने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की उनकी बेसिस पर ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है। लेकिन कैलोरीमीटर की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। वो कुछ पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते उनकी एनर्जी की बेसिस पर। वो मुऑन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 किस्म के कैलोरीमीटर्स बताने जा रहा हूँ। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर, जो कि आयॉन्स की टक्कर के बाद जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी मेजरमेंट करता है, उनकी एनर्जी की मेजरमेंट करता है और हमें उनके बारे में बताता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक हाइड्रोनिक कैलोरीमीटर भी है, जो कि हाइड्रॉन्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक को मेजर करता है, उनकी एनर्जी मेजर करता है और फिर हमें बताता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिटेक्टर्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे एलिस में लगे हुए। लेकिन एलिस में एक पूरा डाटा एनालिसिस सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में है। तो उनके नाम बड़े मज़े के। पहले का नाम है डेट और दूसरे का नाम है अफेयर। तो आपने ध्यान रखना है, और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरी बेगम पास तो नहीं है कहीं, आपको समझाने के लिए ये वर्ड बोलना भी मुझे महंगा पड़ सकता है। तो जो डेट है वो है डेटा एक्विजिशन एंड टेस्ट एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा कंट्रोल रूम होता है जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर लिनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ईथरनेट इस्तेमाल हो रहा होता है। जब प्रोटॉन प्रोटॉन से टकराता है तो बहुत थोड़ा डाटा जनरेट होता है जिसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन जब आयॉन्स, लेड आयॉन्स आपस में टकराते हैं तो हमारे पास बेइंतहा डाटा आता है। और सन की साइट ये बताती है कि हमारे पास एक साल में 1 पीटाबाइट डाटा जनरेट होता है जिसको हमने रिकॉर्ड भी करना है, सेव भी करना है और उसे प्रोसेस भी करना है। तो यहाँ पर डाटा एक्विजिशन एंड टेस्ट एनवायरनमेंट है जो कि डाटा को एक्वायर करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट एप्लीकेशन चलाती है। फिर उसके साथ साथ मैंने अफेयर के बारे में आपको बताया। तो अफेयर है फ्लेक्सिबल फैब्रिक एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर। पता नहीं इन्होंने इसका नाम अफेयर क्यों रखा। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, एलएस की डेटा को गैदर करता है, जो नोड्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, उनके बीच में राब्ते का ज़रिया बनता है और डेटाबेस रॉबिन एंड राउंड बेसिस पर डाटा बेसिस को मेंटेन करता है। इसका ये भी काम है कि इसमें प्लॉट करने हैं, जो आपको प्लॉट्स नज़र आते हैं, बाज़-औक़ात ट्रेजेक्ट्रीज नज़र आती हैं, वो ये जनरेट करता है और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसका नाम है रूट, जो कि बड़ा आम सा सॉफ्टवेयर है। और फिर हम चलते हैं अपने आखिरी सिस्टम की तरफ जो कि है मैस स्टोरेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि डाटा को आर्काइव करता है। इसमें हमारे पास दो किस्म की स्टोरेजेस होती है क्योंकि इसने 1 पीटाबाइट डाटा को स्टोर करने पर ही है। एक स्टोरेज जिसे हम ग्लोबल डाटा स्टोरेज GDS कहते हैं, ये टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है। इसमें आप थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करते हैं, उस पर मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक हमारे पास परमानेंट आर्काइव है जिसे हम परमानेंट डाटा स्टोरेज PDS कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से हमारे पास हार्डवेयर भी है, हमारे पास डिटेक्टर्स भी हैं, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम भी है, हमारे पास डाटा एक्विजिशन के सॉफ्टवेयर्स भी हैं और डाटा को प्लॉट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो LS एक पूरा सिस्टम है जिसमें काम इस वक्त जो बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो कि है कि हमने बिग बैंग के पहले सेकंड को जज करना है, उसको देखना, उस पर रिसर्च करनी है और उसमें स्पेशली जो हमारे पास कॉस्मिक सूप आया था क्वार्क्स का और ग्लूऑन्स का, उन पर रिसर्च करनी है। हम यहाँ पर 5 से 6 मेजर एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं मुख्तलिफ सालों में और हम कोलिजन्स करवा चुके हैं आयन के साथ भी और आयन की प्रोटॉन्स के साथ भी, और उससे मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च रिजल्ट्स भी ले चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।